हेलो दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी को समझना भी पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रति एक समझ आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि जो चीज एक बार समझ ली जाती है ना, वो परेशान नहीं करती, फिर लगता है हाँ यार इजी है। और यदि अंग्रेजी समझने की बात है तो आपको एक बार तो सेंटेंस को समझना ही पड़ेगा। क्यों? कितनी बार बोलूं? अगर हम बोलते हैं तो एक सेंटेंस, पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस, लिखते हैं तो एक सेंटेंस। आपके पूरे अंग्रेजी सीखने का निष्कर्ष कहां क्या आएगा? सेंटेंस पे आएगा। और सेंटेंस क्या होता है, इसको आपको एक बार समझना पड़ेगा। आज की क्लास सेंटेंस का बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो है। यानी इस क्लास को लेने के बाद आपको सेंटेंस का बेसिक समझ में आ जाएगा, एक समझ पैदा हो जाएगी। और सेंटेंस आज के बाद थोड़ा कम परेशान करेंगे। क्यों? देखिए, एक तो आपने कोई सेंटेंस बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उस सेंटेंस के पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है, ग्रामर क्या काम कर रही है, इस बात की समझ होना जरूरी है। तो इसमें आपको 5 बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा काम में आते हैं। सबसे पहले सेंटेंस। तो देखिए, सेंटेंस के अंदर ये चीज जो मैंने लिखी है ना, ये पाई जाती है। जैसे सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब सब्जेक्ट के बारे में दो बात है, या तो ये कुछ करेगा या इसके बारे में कुछ बताया जाएगा। तो ध्यान रखना, पूरा जो सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट की ही चर्चा होती है, या तो वो कुछ करे या फिर उसके बारे में कुछ बताया जाए। ये बात अभी एग्जाम्पल से आपके सामने आ जाएगी। सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन हीरो है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है। अब वर्ब देखिए, कई बार तो सिंगल वर्ब ही आ जाती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उनके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब से ही काम चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मेन वर्ब बाद में आएगी, लेकिन मिलाकर के ये जो कॉलम है ना, इसको वर्ब का ही नाम दिया जाएगा। जैसे हैज बीन रनिंग, तो 3 वर्ड हो गए, हैज और बीन तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, रनिंग मेन वर्ब हो गई। तो ये 2 वर्ड की हो सकती है, 3 वर्ड्स में हो सकती है, लेकिन सब वर्ब में काउंट होगा। अब सबसे मेन बात, समझने वाली बात, दिमाग में डालने वाली बात यह है, यदि हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अलग बात है, ये दोनों होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों भी हैं तो भी सेंटेंस बन जाता है। क्यों? सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस एक शब्दों का समूह है, विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एंड गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और एक पूरा सेंस देता हो, कॉल्ड सेंटेंस। ध्यान रखना, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और कंप्लीट सेंस हो, यानी जो कहा गया है वो समझ में आ जाए, तो एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी है, इसके अलावा सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को छोड़ करके अदर थिंग्स, अदर चीजें, अदर वर्ड्स हो सकते हैं। जो अदर वर्ड्स है ना, उनको ग्रामर की भाषा में 3 जगह बांटा गया। एक तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है और हो सकते हैं। हालांकि ये बेसिक क्लास है, आज मैं आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो मेन ऑब्जेक्ट ज्यादातर सेंटेंस में होता है। उसके बाद सेंटेंस में कंप्लीमेंट हो सकता है। उसके बाद सेंटेंस में एडवर्बियल यानी एडवर्ब हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी है। अब जो सेंटेंस के 5 बेसिक फेमस स्ट्रक्चर है ना, वो ये है। अब इनमें से देखो, वी, ओ, सी, ये क्या है, यहां पे ध्यान रखना। एस मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो एस तो सब में सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, हीरो है। उसके बाद में वी मतलब वर्ब हो गया। उसके बाद में ओ, सी, ए, ये क्या है, इसको आप यहां से मत लेना, यहां से लेना। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, सी मतलब कंप्लीमेंट, ए मतलब एडवर्बियल्स। अब ये क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, अभी एक एक एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास है, मतलब बिल्कुल जीरो क्लास है, इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा मैं, हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉमन बात है जो आपको आसानी समझ में आ जाए। एसवी का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब हो तो भी एक सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं कहूं राम प्लेज, राम खेलता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने पूछा राम खेलता नहीं खेलता है, तो मैं क्या बोलूंगा? राम खेलता है, राम जाता है, राम हंसता है, राम रोता है, राम खाता है। अब आप कहोगे राम के पीछे पड़ गए। अरे देखो, हाँ एक खास बात और भूल गया, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो सेंटेंस का हीरो है, जिसकी बात होती है, जिसकी चर्चा होती है, वो ग्रामर की दृष्टि में, मतलब ग्रामर की लैंग्वेज में कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मतलब किसी का नाम। अब नाम से मतलब किसी व्यक्ति का नाम से मतलब नहीं है, लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में जैसे देखो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पे काम में आते हैं। जैसे देखो, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है, सी इज कुकिंग, वह पका रही है। तो ही, आई, वी, यू, दे सब क्या है, प्रोनाउन है। या फिर किसी का नाम ले ले, मोहन, राकेश, अनिल, अनीता, सुनीता, कोई लड़की हो। या फिर अमेरिका, इंडिया, ये क्या है, ये प्लेस है, यानी कंट्रीज के नाम है, शहरों के नाम हो, जयपुर हो, दिल्ली हो। या फिर जैसे आपको डॉग, कुत्ता, तो कोई जानवर है, कोई वस्तु चीज भी हो सकती है। जैसे
कार इज वेरी ब्यूटीफुल, कार इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कार बहुत अच्छी दिख रही है। चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। तो ध्यान रखना, चीज सजीव हो निर्जीव हो सब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ नाउन प्रोनाउन होते हैं। नाउन में तो नाम रख देगा, प्रोनाउन में उसके स्थान पे कोई और वर्ड रख देगा, प्रोनाउन हो गया। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था, हाँ, राम प्लेज, तो राम खेलता है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, फिर भी सेंटेंस है क्योंकि कंप्लीट सेंस है, पूरा अर्थ दे रहा है। मैंने कुछ बोला आपको समझ में आ गया तो ये एक सेंटेंस हो गया, राम प्लेज। एक आधा एग्जांपल और देख लो, जैसे राम प्लेज, जैसे ही इज रनिंग। अब देखो वह दौड़ रहा है, आप कहोगे 3 वर्ड, इज तो हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग मेन वर्ब है, मिला के वर्ब में तो काउंट होगा, वर्ब भी तो है ना। तो वह दौड़ रहा है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। वह दौड़ रहा है या मोहन दौड़ रहा है या डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है, कोई भी है, तो यहां पर सेंस तो पूरा आ रहा है ना। मैंने कहा वह दौड़ रहा है, आपको कुछ समझ में आ गया ना, बस सेंटेंस हो गया। तो एस वी मतलब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब देखते हैं एस वी ओ, ये बहुत फेमस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो एस वी ओ पैटर्न बनता है। जैसे मैं यहां पे कहूं राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे कैसे पहचाना ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट के बारे में खास बात यह कि हमेशा ये वर्ब के बाद आता है, हमेशा, मतलब ऐसा नहीं मैंने बोल दिया हमेशा तो हर सेंटेंस में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर है तो वर्ब के बाद आता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये होता है इज प्लेइंग, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, तो मतलब मेन वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है। हाँ, पहली बात तो ये हो गई कि ये वर्ब के बाद में आएगा। दूसरी बात, कैसे पहचाना कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखो ओ सी ए, अब मान लो कंप्लीमेंट हुआ तो आप उसको भी तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एडवर्बियल तो, लेकिन नहीं। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि वर्ब से पूछो क्या अथवा किसे, जो आंसर आए ना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है क्या, क्रिकेट, ठीक है। जैसे मैं कहूं राम ईट्स एन एप्पल, राम एक सेब खाता है, तो राम खाता है क्या, एप्पल। तो ध्यान रखना, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़े या जिसके लिए वर्ब हो, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद पाया जाता है। तो राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ क्या से आंसर आ जाता है, कई बार किसी से भी आंसर आ सकता है। जैसे देखिए मैं यहां पे लिखूं आई एम टीचिंग यू, देखिए आई एम टीचिंग यू। अब इसमें आई तो क्या है, सब्जेक्ट है, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब, तो मिला के दोनों वर्ब हो गए। तो आई एम टीचिंग, ये तो सब्जेक्ट हो गया, एम टीचिंग वर्ब हो गया। चलो इसमें लिख देता हूं, राम तो सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे खिचड़ी सी हो रही होगी पर कोई दिक्कत नहीं। आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो देखा आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूं। एक तो मैं बोलता क्या, इंग्लिश, तब भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इस बार क्या नहीं बोला, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूं किसे, यू तुमको, देम उनको, कोई भी होता तो मैं जिसको पढ़ा रहा हूं वो भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या से भी उत्तर आ सकता है, किसी से उत्तर आ सकता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आई एम टीचिंग यू, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता था, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो इसमें क्या में भी उत्तर आ रहा है और किसे, तुमको, दोनों उत्तर आ रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट डबल हो सकता है। और जब ऑब्जेक्ट डबल होते हैं तो उनमें से एक इनडायरेक्ट कहलाता है, एक डायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैंने इसी में जोड़ दिया, ये दिख तो रहा होगा, चलो दिख रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको बोलेंगे फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा पैटर्न क्या बना, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट दो हैं तो IO DO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक खास बात और कई वीडियोस में बता दिया, अगर दो ऑब्जेक्ट है ना तो क्या से पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसी से पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे। SVC, सब्जेक्ट वर्ब, C मतलब कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट एक ऐसी चीज है, कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस मेरी भाषा में बता रहा हूं बहुत सिंपल सा होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, सब्जेक्ट क्या है ये बताया जाता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है, मतलब किसी की विशेषता बताई जाए या वो क्या है ये बताया जाए, उसकी दशा बताई जाए, स्टेट ऑफ बीइंग बताई जाए, तब सेंटेंस में कंप्लीमेंट होता है। तो एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं कहूं राम इज ऑनेस्ट, आप कह रहे हो सर आप तो राम के पीछे पड़ गए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बचपन में हमारे टीचर राम का एग्जाम्पल दिया करते थे और बहुत साल से बस ये दिमाग में घुस गया, मतलब ज्यादा काम में ले लिया तो फिर यही बाहर निकलता है, बाकी आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो राम इज ऑनेस्ट, राम
ईमानदार है। इस सेंटेंस में राम तो कौन है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब ये मत कहना इस तो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर अकेला भी है तो ये वर्ब में काउंट होगा, और यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट पाया जाता है उसमें मोस्ट ऑफ इज एम आर वाज वर लगते हैं केवल। जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर ऑनेस्ट, आई एम अ टीचर, इस तरह के सेंटेंस इनमें सिर्फ इज एम आर वाज वर आता है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। ऐसी स्थिति में ये कंप्लीमेंट से सेंटेंस को, कंप्लीमेंट से सब्जेक्ट को लिंक करते हैं, तो इनमें जब इज एम आर वाज वर आई जाती है ना तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा चला गया होगा, अरे आप तो समझो कि ये वर्ब है, लेकिन जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होती है उसमें कंप्लीमेंट पाया जाता है। कंप्लीमेंट क्या होता है? देखो, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, तो राम के बारे में कुछ बताया, तो राम के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, उसका पद बताया जाए, उसका मूड बताया जाए, वो दुखी है, खुश है, कुछ भी, वो कंप्लीमेंट कहलाता है। कंप्लीमेंट मतलब राम का ही पूरक है, राम ही ऑनेस्ट है, तो राम के बारे में जो बताया गया वो कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट ग्रामर की भाषा में कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो सी तो कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज कौन हुआ? वर्ब हुआ, लेकिन लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, एलवी कर दो इसको, एलवी लिंकिंग वर्ब, ये भी एलवी कर दो लिंकिंग वर्ब। अगर आपको ये एल थोड़ा अटपटा लग रहा है तो वर्ब मान लो आप, ठीक है, पर ग्रामर की भाषा में इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट पाया जाता है उसमें लिंकिंग वर्ब पाई जाती है, और ये इज एम आर वाज वर्ब होती हैं। और ये जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट पाया जाता है ना वो सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। तो ये लिंकिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब सी इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है, तो सी के बारे में कुछ बताया गया, सी का पद बताया गया, तो सी कुछ कर नहीं रही है, सी के बारे में कुछ जो जानकारी है वो कंप्लीमेंट कहलाती है। ठीक है, चलो ये हो गया, एसवीसी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, एसवीओए है ना, सब्जेक्ट वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ए मतलब एडवर्बियल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहां पे कहूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। राम तो हो गया सब्जेक्ट, और इज प्लेइंग दोनों वर्ब में काउंट होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां तक तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ए क्या है? एडवर्बियल। अब देखिए, किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो क्रिया के बारे में बताएं, क्रिया कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, एडवर्बियल या एडवर्ब कहलाते हैं। और ऐसे वर्ड हमारे सेंटेंस में भरे पड़े होते हैं। थोड़ी लैंग्वेज कठिन है, सरल करूं, देखिए, सेंटेंस में प्लेस और टाइम, मोस्ट ऑफ, प्लेस और टाइम, स्थान और समय को बताने वाले वर्ड एडवर्बियल्स कहलाते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब देखो इसको, राम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, तो राम कहां खेल रहा है? कहां? प्लेस, जगह है, तो क्या है? एडवर्बियल, मतलब ए है। या फिर ऐसा होता है राम इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, राम इस समय क्रिकेट खेल रहा है, तो एट दिस टाइम क्या है? समय है, तो फिर एडवर्बियल है। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब खेल रहा है, तो अब भी क्या है? वो टाइम को बताने वाला वर्ड है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट हेयर, राम यहां क्रिकेट खेल रहा है, तो हेयर क्या है? स्थान है। ठीक है, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, स्कूल में खेल रहा है, तो इन द स्कूल क्या है? प्लेस है। तो प्लेस और टाइम वाले, हालांकि ये कब, क्यों, कहां, कैसे, 4-5 चीजों को बताते हैं, एडवर्बियल कहलाते हैं, और ये सेंटेंस में भरे पड़े होते हैं, ये लास्ट में आते हैं। अच्छा, अगला देखिए, एसवीए। एसवीए मतलब सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। जैसे राम, चलो इस छोड़ो, राम प्लेज डेली। देखो, राम तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्लेस क्या हो गया? वर्ब हो गया, और डेली क्या हो गया? टाइम बता रहा है ना। राम कब खेलता है? रोजाना। कब, क्यों, कहां, कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर जो वर्ड देते हैं एडवर्बियल कहलाते हैं। तो राम प्लेज डेली, राम रोजाना खेलता है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। ऐसा होता है राम प्लेज हेयर, राम यहां खेलता है, तो फिर वो भी क्या होता है? एडवर्बियल। तो इस तरह से भी हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब। तो ये सेंटेंस के फेमस 5 पैटर्न हैं, सेंटेंस ऐसे ऐसे होते हैं। अब आज की बात क्या है, देखो, सेंटेंस तो आप आज से पहले ही बोल रहे थे, सुन रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सब कुछ, लेकिन आज के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दोगे कि यार ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत है, और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा काम किया करो, ये चीज़ें समझ बढ़ाती हैं, और जब एक बार समझ पैदा हो जाती है ना तो फिर चीज़ें सीखने में आसानी होती है। एक तो आप रट्टा मारो बस ऐसे ही, एक समझ लिया चीज़ों को, यार ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंप्लीमेंट है, तो फिर इंग्लिश आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात थी। और हाँ,
एक खास जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है, आज देना भूल गया, अब लास्ट में दे रहा हूँ। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद में आती है, आपको एक हौसला मिलता है कि हाँ हम सीख सकते हैं। और हौसले की बात तो मैं क्या बताऊं, कितने कमेंट आते हैं, कमेंट छोड़ो, कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, किस किस उम्र के लोग देखते हैं, उनको आज भी ऐसा विश्वास होता है। एक कमेंट आया था अभी कल परसों ही, आप हमारी उम्र में क्यों नहीं थे। अब इसका मैं क्या जवाब दूँ, मतलब उनकी उम्र शायद 62 ईयर्स थी, कोई रामनाथ करके कोई व्यक्ति थे। आप हमारी उम्र में क्यों नहीं थे और हमारी उम्र में इस तरह की पढ़ाई क्यों नहीं थी, काश आप उस समय होते, या फिर मैं आज के ज़माने में स्टूडेंट होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन फिर भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसे फ़ोन कॉल्स, ऐसे कमेंट्स भर भर के आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार जीवन सफल हो गया, लोग सीख रहे हैं, इस एज में भी सीख रहे हैं। आज ये कॉल आया था 72 ईयर्स महाराष्ट्र से, कोई लेडी थी, उनके मतलब बच्चे डॉक्टर वगैरह और पोते पोतियाँ कोई IIT वगैरह कुछ। तो अब वो 1-2 साल से मेरे वीडियोस देख रही हैं, तो उनके बच्चे उनको टोकते हैं कि आप इस एज में क्यों देख रही हैं। तो पता है वो क्या बोलती हैं, बहुत फनी सी लेडी थी वो, कि जब तुम इतना पढ़ सकते हो, इतने मुकाम पे पहुंच सकते हो, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकती, मैं ही पढ़ूंगी। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब मन लगता है, कुल मिलाकर वो सीख रही हैं। और देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई किसी भी उम्र में सीख सकता है। हाँ, वो जानकारी देना भूल गया, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है और आप चाहते हो कि सारे वीडियोज, सारी ग्रामर सीक्वेंस में मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद PDF नोट्स। हाँ, एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट, लेकिन बिखरा पड़ा है, और यहाँ पर ऐप में आपको सीक्वेंस में सारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो एक हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी बात, आप इसको नोट कर लेना, बहुत काम की जानकारी है। खुद सीखना, दूसरों को सिखाना, रियलाइज करना, फील करना कि हाँ मैंने कुछ बेहतर सीखा, और इन चीज़ों को सेंटेंस में टटोलने की, सर्च करने की कोशिश करना, तब आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो अब जल्दी से आपको नोट और करना है क्या, चलो मैं लाइक बोल दूँ थोड़ा सा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ये आदत सी है, हालांकि आप लाइक कर देते हो, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर एक आदत है यार। चलो तो हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर करने वाली चीज़ है ना, आपके यार दोस्तों के पास पहुंचेगी। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब नोट कर लो।